सीटें मिल रही हैं, जेडीएस को 2 सीट मिल रही है और अदर्स के खाते में 1। तो अगर की इलाका बोला जाए तो बॉम्बे कर्नाटका माना जाए तो ये पूरी तरह से क्लीन स्वीप बीजेपी के लिए है और ये वो इलाका है शायद जो अगला मुख्यमंत्री चुनेगा अगर बीजेपी का चुना जाता है तो ये वो इलाका है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का रहा है। सबसे ज्यादा फोकस इस इलाके पर रहा है। लेकिन राजनीतिक दल इस कॉम्बिनेशन के बारे में या जो सीटों का बंटवारा है क्षेत्रवार, इसके बारे में क्या सोचते हैं? रागिनी, आप इस पे कमेंट करना चाहती थी, आपकी क्या सोच है ये देखने के बाद? देखिए, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं कि जो शहरी इलाका होता है वो ज्यादातर बीजेपी का टर्फ माना जाता है, यानी कि उनका स्ट्रांग होल्ड एरिया माना जाता है। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके की टेक्निकल एडवांसमेंट पिछले 5 सालों में कर्नाटक में हुई है, येदियुरप्पा जी के समय पर इन्वेस्टमेंट का 11वें नंबर का रैंक था पूरे देश में, आज कर्नाटक पहले नंबर पर आ गया है। जिस तरह से बैंगलोर को दुनिया का स्टार्टअप कैपिटल माना जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं के लिए पहला एंटरप्रेन्योर पार्क कर्नाटक में खोला गया है, तो मुझे लगता है कि जितना आप क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं बैंगलोर और बॉम्बे रीजन में, उस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होने वाला है। और मुझे लगता है कि वहीं पर कहीं ना कहीं ये जो क्लीन स्वीप है इसकी वजह से वोटर परसेंटेज भी जो आप दिखा रहे हैं वो वोट प्रतिशत भी ज्यादा भाजपा के खेमे में जाता हुआ दिख रहा है और उसी के अनुपात में सीटें भी बहुत ज्यादा दिख रही हैं। फिर आप जो कह रहे थे कि जो पुराना मैसूर है और जहां पर एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग लग रही है, वहां भी मुझे लगता है कि जेडीएस को जितनी सीटें दिखाई गई हैं उस तरह से जेडीएस उतना बेहतर प्रदर्शन वहां पर नहीं कर पाएगी और कांग्रेस पार्टी को जितनी कम सीटें दिखाई गई हैं वो वहां बहुत उससे कहीं ज्यादा अच्छा करने वाली है, कहीं ज्यादा अच्छा करने वाली है। लेकिन जो जीता वही सिकंदर होता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, तो आप सही कह रहे हैं, पर वो तो 15 तारीख को देखेंगे ना, आज तो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। 15 तारीख को हम दोनों खुद यहाँ पर स्टूडियो में मिलेंगे। सुदेश, रागिनी के अनुमान के बारे में आपका क्या कहना है? आपका क्या आकलन है? जो रीजन वाइज आकलन हमने आपको बताया है उसके अनुसार। देखिए, रागिनी ने चूंकि प्रचार कर दिया कांग्रेस का, इसलिए जरूरी है कि मैं थोड़ा उस पर बोल दूं एक शब्द कि अगर मैं वोटर होता कर्नाटक का तो कोई भी कारण नहीं है कि कांग्रेस को वोट देता, क्योंकि कांग्रेस की नाकामयाबी, सीतारमैया सरकार की नाकामयाबी सबसे ज्यादा आपको बेंगलोर में दिखी, जहां आपने हमें 21 सीट दिया है। हमारा मानना है वहां 24 सीट आएगा, हमें 4-5 सीट इधर उधर जा सकते हैं, 29-30 सीट हैं। मैसूर में आपने हमें बहुत कम दिया है, थोड़ा वहां और जीतेंगे। तो हमें लगता है कि हमारे जो आंकड़े हैं कि मेजोरिटी फिगर को हम बहुत आसानी से पार करेंगे, उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपके एग्जिट पोल पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, वो हमारे फेवर में भी हो सकता है। और जो वोटिंग परसेंटेज की बात थी, जिसमें मुझे लगता है कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम बहुत फोकस्ड कैंपेन किए हैं हम लोग और बहुत वाइड स्प्रेड कैंपेन किए हैं। हमें अपने कैंपेन पर भरोसा है और लोगों के बीच में जो हम गए थे उनकी बातों को सुने तो उस पर भरोसा है और इंतजार करेंगे रिजल्ट का इंतजार करेंगे। आंचल, आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं? मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ दीपक, क्योंकि इसे क्वार्टर फाइनल माना जा रहा है 2019 का और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जिंक्स फैक्टर है, क्योंकि ये लिटमस टेस्ट न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए है, राहुल गांधी के लिए भी है, क्योंकि अभी तक ये 6ठा राज्य होगा जो कि बीजेपी की एलिगेशन है प्रेसिडेंट बनने के बाद पार्टी के, अगर वो हार जाते हैं तो। ऐसे में जो बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसका क्रेडिट हर कांग्रेसी लेना चाह रहा है कि इम्प्रॉम्प्टू प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तमाम जवाब दिए उन्होंने, और वो जो पुरानी इमेज थी, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी, पुरानी इमेज का पूरा उन्होंने इमेज मेकओवर किया है और खास तौर से सिद्धारमैया के हाथ में पूरी कमान दी। तो मैं ये देखना चाहती हूँ और सबसे बड़ा की फैक्टर ये रहेगा कि पंजाब में जीत का बहुत बड़ा श्रेय जाता है अमरिंदर सिंह को, और यही बात है कि क्या ये उसी तरह से अमरिंदर पार्ट 2 होगा, जहां पर पूरी कमान, चाहे वो टिकट्स की हो, चाहे सिद्धारमैया का फेस हो, तो वो पूरी तरह से राहुल गांधी ने वहां पर सिद्धारमैया के हाथ में दे दी। वो स्टार प्रचारक जरूर रहे, तो ऐसे में ये तक जोक चला कर्नाटक में दीपक कि राहुल गांधी इज हाई कमांड ऑफ कांग्रेस एंड सिद्धारमैया इज हाई कमांड ऑफ राहुल गांधी। तो ये हमें देखना होगा कि क्या ये इक्वेशन बिल्कुल सही बैठती है, और आने वाले वक्त में, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी है, तो वहां पर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने में ये चुनाव बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। अच्छा, अगर कांग्रेस को समझना है तो एक चीज समझनी होगी, कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार। अगर गांधी परिवार नहीं है तो कांग्रेस हमेशा मुश्किलों में रहा है, इस बात को आपको समझना होगा। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे तो बात करेंगे लिंगायत और वोका लिंगा की कि किस तरफ इनके वोट पड़े हैं।
Co-powered by Honda Civic Shine। क्या हो सकते हैं, यानी एग्जिट पोल का पहला नतीजा आ गया है। न्यूज एक्स CNN का एग्जिट पोल क्या कहता है, आंकड़े जानने के लिए सीधे चलते हैं आंचल के पास। बिल्कुल दीपक, सबसे पहले आपको बता देते हैं वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 36.09% वोट शेयर, यानी कि सबसे ज्यादा वोट शेयर इस चुनाव में बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस बहुत क्लोज पहुंच रही है, लेकिन मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स जिस तरह से कहा जाता है। 33.75% वोट शेयर यहां पर कांग्रेस को मिल रहा है और जेडीएस को 18.25% वोट शेयर मिल रहा है, जो कि 2013 के मुकाबले करीब करीब 2% का स्लिप है। जबकि अदर्स के खाते में, यानी कि अन्य के खाते में 11.91% वोट शेयर जा रहा है। यानी कि वोट शेयर के लिहाज से नेक टू नेक फाइट बीजेपी और कांग्रेस में चल रही है, लेकिन फिर भी 3% का करीब करीब बीजेपी को एज है। और हमेशा की तरह जिस तरह कहा जाता है, बीजेपी के जब वोट शेयर ज्यादा होता है तो उसका स्ट्राइक रेट और बेहतर होता है। अब हम सीटों की बात बता दें, यहां पर क्लियर मेजॉरिटी यानी कि 113 का मैजिक फिगर तो कोई नहीं पहुंच रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। 102 से 110 सीटों के बीच में बीजेपी को मिल रही है। कांग्रेस को 72 से 78 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है और जेडीएस को 35 से 39 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि पिछली बार के मुकाबले 1 सीट का माना जाए तो ये पूरी तरह से क्लीन स्वीप बीजेपी के लिए है। और ये वो इलाका है शायद जो अगला मुख्यमंत्री चुनेगा, अगर बीजेपी का चुना जाता है तो ये वो इलाका है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का रहा है। सबसे ज्यादा फोकस इस इलाके पर रहा है, लेकिन राजनीतिक दल इस कॉम्बिनेशन के बारे में या जो सीटों का बंटवारा है क्षेत्रवार, इसके बारे में क्या सोचते हैं? रागिनी, आप इस पे कमेंट करना चाहती थी, आपकी क्या सोच है ये देखने के बाद? देखिए, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं कि जो शहरी इलाका होता है वो ज्यादातर बीजेपी का टर्फ माना जाता है, यानी कि उनका स्ट्रांग होल्ड एरिया माना जाता है। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके की टेक्निकल एडवांसमेंट पिछले 5 सालों में कर्नाटक में हुई है, येदियुरप्पा जी के समय पर इन्वेस्टमेंट का 11वें नंबर का रैंक था पूरे देश में, आज कर्नाटक पहले नंबर पर आ गया है। जिस तरह से बैंगलोर को दुनिया का स्टार्टअप कैपिटल माना जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं के लिए पहला एंटरप्रेन्योर पार्क कर्नाटक में खोला गया है, तो मुझे लगता है कि जितना आप क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं बैंगलोर और बॉम्बे रीजन में, उस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होने वाला है। और मुझे लगता है कि वहीं पर कहीं ना कहीं ये जो क्लीन स्वीप है, इसकी वजह से वोटर परसेंटेज भी जो आप दिखा रहे हैं, वो वोट प्रतिशत भी ज्यादा भाजपा के खेमे में जाता हुआ दिख रहा है और उसी के अनुपात में सीटें भी बहुत ज्यादा दिख रही हैं। फिर आप जो कह रहे थे कि जो पुराना मैसूर है और जहां पर एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग लग रही है, वहां भी मुझे लगता है कि जेडीएस को जितनी सीटें दिखाई गई हैं, उस तरह से जेडीएस उतना बेहतर प्रदर्शन वहां पर नहीं कर पाएगी और कांग्रेस पार्टी को जितनी कम सीटें दिखाई गई हैं, वो वहां बहुत उससे कहीं ज्यादा अच्छा करने वाली है, कहीं ज्यादा अच्छा करने वाली है। लेकिन जो जीता वही सिकंदर होता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, तो आप सही कह रहे हैं, पर वो तो 15 तारीख को देखेंगे ना, आज तो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। 15 तारीख को हम दोनों खुद यहाँ पर स्टूडियो में मिलेंगे। सुदेश, रागिनी के अनुमान के बारे में आपका क्या कहना है? आपका क्या आकलन है? जो रीजन वाइज आकलन हमने आपको बताया है उसके अनुसार। देखिए, रागिनी ने चूंकि प्रचार कर दिया कांग्रेस का, इसलिए जरूरी है कि मैं थोड़ा उस पर बोल दूं एक शब्द कि अगर मैं वोटर होता कर्नाटक का तो कोई भी कारण नहीं है कि कांग्रेस को वोट देता, क्योंकि कांग्रेस की नाकामयाबी, सीतारमैया सरकार की नाकामयाबी सबसे ज्यादा आपको बेंगलोर में दिखी, जहां आपने हमें 21 सीट दिया है। हमारा मानना है वहां 24 सीट आएगा, हमें 4-5 सीट इधर उधर जा सकते हैं, 29-30 सीट हैं। मैसूर में आपने हमें बहुत कम दिया है, थोड़ा वहां और जीतेंगे। तो हमें लगता है कि हमारे जो आंकड़े हैं कि मेजोरिटी फिगर को हम बहुत आसानी से पार करेंगे, उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपके एग्जिट पोल पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, वो हमारे फेवर में भी हो सकता है। और जो वोटिंग परसेंटेज की बात थी, जिसमें मुझे लगता है कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम बहुत फोकस्ड कैंपेन किए हैं हम लोग और बहुत वाइड स्प्रेड कैंपेन किए हैं। हमें अपने कैंपेन पर भरोसा है और लोगों के बीच में जो हम गए थे, उनकी बातों को सुने तो उस पर भरोसा है और इंतजार करेंगे रिजल्ट का इंतजार करेंगे। आंचल, आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं? मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ दीपक, क्योंकि इसे क्वार्टर फाइनल माना जा रहा है 2019 का, और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जिंक्स फैक्टर है, क्योंकि ये लिटमस टेस्ट ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए है, राहुल गांधी के लिए भी है, क्योंकि अभी तक ये छठा राज्य होगा जो कि बीजेपी की एलिगेशन है प्रेसिडेंट बनने के बाद
पार्टी के, अगर वो हार जाते हैं तो। ऐसे में जो बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसका क्रेडिट हर कांग्रेसी लेना चाह रहा है कि इम्प्रॉम्प्टू प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तमाम जवाब दिए उन्होंने, और वो जो पुरानी इमेज थी, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी, पुरानी इमेज का पूरा उन्होंने इमेज मेकओवर किया है और खास तौर से सिद्धारमैया के हाथ में पूरी कमान दी। तो मैं ये देखना चाहती हूं, और सबसे बड़ा की फैक्टर ये रहेगा कि पंजाब में जीत का बहुत बड़ा श्रेय जाता है अमरिंदर सिंह को, और यही बात है कि क्या ये उसी तरह से अमरिंदर पार्ट 2 होगा, जहां पर पूरी कमान, चाहे वो टिकट्स की हो, चाहे सिद्धारमैया का फेस हो, तो वो पूरी तरह से राहुल गांधी ने वहां पर सिद्धारमैया के हाथ में दे दी। वो स्टार प्रचारक जरूर रहे। तो ऐसे में ये तक जोक चला कर्नाटक में दीपक की राहुल गांधी इज हाई कमांड ऑफ कांग्रेस एंड सिद्धारमैया इज हाई कमांड ऑफ राहुल गांधी। तो ये हमें देखना होगा कि क्या ये इक्वेशन बिल्कुल सही बैठती है, और आने वाले वक्त में, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी है, तो वहां पर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने में ये चुनाव बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। अच्छा, अगर कांग्रेस को समझना है तो एक चीज समझनी होगी, कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार। अगर गांधी परिवार नहीं है तो कांग्रेस हमेशा मुश्किलों में रहा है, इस बात को आपको समझना होगा। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे तो बात करेंगे लिंगायत और वोकालिंगा की कि किस तरफ इनके वोट पड़े हैं। को पावर्ड बाई होंडा सिबी शाइन। हो सकते हैं, यानी एग्जिट पोल का पहला नतीजा आ गया है। न्यूज एक्स CNN का एग्जिट पोल क्या कहता है, आंकड़े जानने के लिए सीधे चलते हैं आंचल के पास। बिल्कुल दीपक, सबसे पहले आपको बता देते हैं वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 36.09% वोट शेयर, यानी कि सबसे ज्यादा वोट शेयर इस चुनाव में बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस बहुत क्लोज पहुंच रही है, लेकिन मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स जिस तरह से कहा जाता है, 33.75% वोट शेयर यहां पर कांग्रेस को मिल रहा है, और जेडीएस को 18.25% वोट शेयर मिल रहा है, जो कि 2013 के मुकाबले करीब 2% का स्लिप है। जबकि अदर्स के खाते में, यानी कि अन्य के खाते में 11.91% वोट शेयर जा रहा है। यानी कि वोट शेयर के लिहाज से नेक टू नेक फाइट बीजेपी और कांग्रेस में चल रही है, लेकिन फिर भी 3% का करीब बीजेपी को एज है। और हमेशा की तरह जिस तरह कहा जाता है, बीजेपी के जब वोट शेयर ज्यादा होता है तो उसका स्ट्राइक रेट और बेहतर होता है। अब हम सीटों की बात बता दें, यहां पर क्लियर मेजॉरिटी यानी कि 113 का मैजिक फिगर तो कोई नहीं पहुंच रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। 102 से 110 सीटों के बीच में बीजेपी को मिल रही है। कांग्रेस को 72 से 78 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, और जेडीएस को 35 से 39 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि पिछली बार के मुकाबले 1 सीट का नुकसान अगर इसे देखा जाए तो साफ साफ यहां पर नजर आ रहा है। जबकि अदर्स के खाते में 3 से 5 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर अगर देखा जाए तो क्लियर मेजॉरिटी का आंकड़ा तो कोई भी नहीं छू पा रहा है, लेकिन बीजेपी सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग रेंज में यहां पर दीपक पहुंची हुई नजर आ रही है, न्यूज एक्स CNN मीडिया के इस सर्वे के मुताबिक। दीपक, साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि हमने रीजन वाइज भी किस तरह का ब्रेकअप रहा अपने दर्शकों को कुछ देर पहले दिया था। अब कास्ट वाइज, क्योंकि कास्ट और सोशल इंजीनियरिंग खास तौर से सिद्धारमैया को इसमें माहिर बताया गया, तो वो कितनी SC लेफ्ट, SC राइट और SC अन्य, अगर इसका ब्रेकअप देखा जाए तो यहां पर 44% बीजेपी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, 22% SC राइट के बीजेपी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि SC अन्य के 37% बीजेपी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि कांग्रेस क्लोज सेकंड है, 30%, 42% और 28% यहां पर कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि जेडीएस का देखा जाए तो 18% SC लेफ्ट और SC राइट के 20% और SC अन्य के 18%। यहां पर करीब 100 सीट्स के ऊपर, 100 सीटों के ऊपर शेड्यूल्ड कास्ट इस वोट बैंक की खास तौर से अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंस थी इसमें, खड़गे फैक्टर बहुत था, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर अगर वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को एज है, बीजेपी इसमें आगे नजर आ रही है। लिंगायत और वोकालिंगा की बात करते हैं, खास तौर से लिंगायत वोट को एक स्पेशल रिलीजियस स्टेटस देने की यहां पर सिद्धारमैया ने जो लास्ट में ट्रम्प कार्ड खेला था, वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है। ये ऑन ब्लॉक वोट बैंक हमेशा से ही बीजेपी का रहा है, और 71% का आंकड़ा अगर देखा जाए तो कुछ डेंट भले ही हुआ हो, लेकिन 71% कंसोलिडेटेड वोट बैंक यहां पर बीजेपी का साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस को 10% लिंगायत की बात करें और जेडीएस को 11% वोट है। कुर्बा
वो जाति जहां से खुद सिद्धारमैया आते हैं, यहाँ पर कुर्बा को 80% जो वोट शेयर है कुर्बा का, वो सिद्धारमैया की ही पार्टी कांग्रेस को जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 6% जो है वो बीजेपी को जाता हुआ नजर आ रहा है। वोकालिंगा की बात करें तो यहाँ पर 69% जो वोट शेयर है वो जेडीएस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वोकालिंगा जो कि खास तौर से वोट बैंक है जेडीएस का, वो इंटैक्ट है और बीजेपी को यहाँ पर 18% मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वोट बैंक की चिंता भी कांग्रेस ने नहीं की, तो सिर्फ 3% ये वोट बैंक है जो उसको नजर आ रहा है कि उसको मिल रहा है। और एसटी की भी बात करें, यहाँ पर ये मुख्य तौर पर जो ट्राइबल इलाके हैं वहां पर सीट पैटर्न, वोटिंग पैटर्न्स के हिसाब से 56% बीजेपी को वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस को 22%, जबकि जेडीएस को 9% मिलता हुआ नजर आ रहा है। और हम एसटी अन्य की बात करें तो यहाँ पर 38% बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, 22% कांग्रेस को, और 9% जो है वो यहाँ पर एससी वाल्मीकि का वो मिलता हुआ नजर आ रहा है जेडीएस को। अब ब्राह्मण और मुस्लिम की बात करें, याद होगा दीपक आप किस तरह से मुझे पूछ रहे थे कि जेडीएस की किंग और किंग मेकर की भूमिका। सबसे बड़ा जो वोट बैंक है दीपक, वो हम मानते हैं जेडीएस का मुस्लिम और वोकालिंगा, ये दोनों जो वोट बैंक है ये कंसोलिडेटेड वोट बैंक था। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पहले देवेगौड़ा की तारीफ की, उसके 3 दिन बाद उन्होंने देवेगौड़ा ने बार बार बाहर आकर ये कहना पड़ा कि नहीं हम किसी भी हालत में बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। 2006 का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर एक जो सस्पेशन क्रिएट हुआ वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम इंटैक्ट वोट बैंक जो है, वोट बैंक हम कह रहे हैं इसको क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से ट्रीट करती है। 70% वो कांग्रेस के पास इंटैक्ट है, जेडीएस के पास सिर्फ 17% है और बीजेपी के पास 3% है, जबकि ब्राह्मण वोट है वो इंटैक्ट जो है ऑन ब्लॉक वो बीजेपी के पास 62% है, कांग्रेस के पास 22% है और जेडीएस के पास 11% है। तो कास्ट इक्वेशन अगर देखी जाए, सिद्धारमैया ने बहुत अंततोगत्वा कोशिश की कि लिंगायत वोट को वो ब्रेक कर सके, लेकिन यहाँ पर जमीन पर बहुत सारे मठों ने उनका सपोर्ट भी किया, लेकिन जमीन पर इस पर ज्यादा डेंट लगाते हुए वो नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अगर ये आंकड़े थोड़े से भी आगे पीछे होते हैं तो कहीं ना कहीं सिद्धारमैया को फिर क्रेडिट भी देना पड़ेगा कि सोशल इंजीनियरिंग जो है उनकी कामयाब रही। अब 3 बड़ी जातियां और 3 बड़ी पार्टीज का हम दिखाते हैं कि एग्जैक्टली कैसे इन्फ्लुएंस हुआ। लिंगायत वोट बैंक 71% जो बीजेपी का था, बीजेपी का रहेगा। खास तौर से 2013 में बीएस येदियुरप्पा जब अलग हुए थे, रेड्डीज अलग हुए थे, ये वोट बैंक अलग हो गया था, इसीलिए उसका नुकसान भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। अब वो वापस आ रहा है 2018 में। ओवर टू यू दीपक। बिल्कुल अचल, आप माफ कीजिएगा, आपने सही कहा बिल्कुल कि लिंगायत ने 71% बीजेपी को वोट किया है। लिंगायत के वोट का मतलब, पंकज बोरा जी सीनियर पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, पहले अनुज जी आपसे, लिंगायत के बीजेपी को वोट देने का मतलब, जबकि सिद्धारमैया ने कोई चीज नहीं छोड़ी थी कि वो लिंगायत को खुश करें। दीपक जी देखिए, लिंगायत वहां का समृद्ध समुदाय है और अपने अब लिंग यानी शिवलिंग तो है तो हिंदू ही, हाँ, तो लेकिन चूंकि माइनॉरिटी स्टेटस के साथ शैक्षणिक संस्थानों को कई तरह की सुविधाएं छूट मिल जाती हैं, शायद इसलिए जो इनके संचालक कॉलेजों के रहे होंगे, स्कूलों के, उनकी इच्छा रही होगी ये लाभ मिल जाए, इसके अलावा कोई दूसरा लाभ नहीं है। ऐसा लगता है कि लिंगायत इसके बावजूद भी, यानी लाभ तो मिलना ही हो, यानी केंद्र सरकार कर देगी तो मिलेगा, नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो राजनीतिक है, जो सत्ता जमीन मतलब हर गांव और हर ब्लॉक में जो सत्ता की लड़ाई है, उसमें लिंगायतों ने बीजेपी के साथ, और चूंकि उनका नॉमिनी ही मुख्यमंत्री बनने वाला है, इसलिए बीजेपी के साथ रहना पसंद किया है। मगर फिर भी मुझे लगता है कि जो आंकड़े अपने यहाँ 102 से 110 बीजेपी का है, निचला बैंड भी यदि हम 102 का मान के चलें तो जेडीएस की जरूरत बीजेपी को भी पड़ सकती है या कांग्रेस को भी पड़ सकती है। जिसके पास जेडीएस जाए तो सत्ता की चाबी शायद मुझे लगता है कि कुमारस्वामी के हाथ में अभी भी रह सकती है, कुमारस्वामी के हाथ में रह सकती है। और इसके कितने चांसेस पंकज जी आपको नजर आते हैं? देखिए, मेरे को लगता है, क्योंकि टेलीविजन पे इतने दिनों से यही आ रहा था कि कर्नाटक में हंग असेंबली होगी और ये जेडीएस जो है एक किंग मेकर का रोल प्ले करेगा। मेरे को लगता है कि इसका ये जो इम्पैक्ट जो है ये इलेक्टोरेट पे हो सकता है, वो चाहे किसी पार्टी को भी जितवाएं,
चाहे वो बीजेपी को जितवाएं या कांग्रेस को जितवाएं, मेरे को लगता है कि एक ही पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी। और अगर आप पूरे नेशनल उस पर भी पैटर्न देखें कि एक ही पार्टी आजकल इमर्ज करती है, बहुत कम स्थितियां आती हैं बड़ी स्टेट्स के अंदर जिसमें कोई थर्ड पार्टी की जरूरत पड़े सरकार बनाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो अगर आप देखें, ये न्यूज एक्स की पोल भी देखें और जो बाकी की पोल्स भी जो निकल रही हैं उनमें सबको देखें, तो जो जेडीएस का फिगर है वो ये 32 और 38 के बीच में कांस्टेंट है हर पोल में। कांग्रेस और बीजेपी में कुछ पोल्स जो है कांग्रेस को आगे दिखा रही हैं, कुछ पोल्स ये बीजेपी को आगे दिखा रही हैं। अगर 38 का आंकड़ा उनका बना हुआ है तो जो है कि उनकी एक प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करता है वहां पे और उनकी इंपॉर्टेंस को। और जो वकीलगा कम्युनिटी है कर्नाटक में, वो जो है जेडीएस की मेन सपोर्टर है, क्योंकि देवेगौड़ा साहब भी उसी को बिलोंग करते हैं और उन्हीं के चलते जो है वो हमेशा जेडीएस के साथ ही रही है। तो लिंगायत्स का जैसे बताया गया कि लिंगायत्स शुरू से ही एंटी कांग्रेस रहे हैं बाय एंड लार्ज और प्रो बीजेपी रहे हैं। इवन जब इंदिरा जी चिकमगलूर से इलेक्शन जीती थी तो उनके खिलाफ जो है वीरेंद्र पाटिल लड़े थे, जो बाद में वो अलग बात है कि इंदिरा जी के कैबिनेट में पेट्रोलियम मिनिस्टर बन गए थे सेंटर में, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन वो लिंगायत थे। और जो है कि बीजेपी का भी जो साउथ के अंदर मेन एंट्री जब हुई थी, मेन कारण उसका है ये लिंगायत कम्युनिटी की सपोर्ट के कारण ही है। येदुरप्पा जी भी हैं, जगदीश शेट्टर है, ये दोनों लिंगायत है, और जबकि जगदीश शेट्टर को इस बार ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं मिली। तो लिंगायत बाय एंड लार्ज मतलब उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि बीजेपी के साथ जाए और बीजेपी को मजबूत करें, ऐसी संभावना लगती है। हम कैंपेन पर जाएंगे। अब की कैंपेन किस तरीके से हुई है, किसके क्या बयान रहे हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो आंकड़े लिए हैं वो सीएनएक्स और न्यूज एक्स का एग्जिट पोल है, उसके लिए हैं, लेकिन इंडिया न्यूज और चाणक्य का एग्जिट पोल आने वाला है शाम को 7:30 बजे। तो आप जमे रहिए टीवी के सामने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चाणक्य का एग्जिट पोल कभी गलत नहीं होता। तो हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं, इंडिया न्यूज चाणक्य के एग्जिट पोल का। और उससे पहले हमारे साथ के शर्मा जी भी आ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुज जी, मुझे एक बात बताइए, अगर कैंपेन की बात करी जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के कंपैरिजन को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही बहुत सारा कैंपेन कर लिया था, जबकि प्रधानमंत्री जी ने अंत के 8-10 दिनों के अंदर अपनी सारी ताकत लगाई है। ये एक बड़ा अंतर है। और देखिए, जिस दिन कैंपेन खत्म हुआ उस दिन बीजेपी के 2 दर्जन से अधिक नेता यदि 50 से अधिक शहरों में रोड शो कर रहे थे, तो वो एक बहुत नपी तुली रणनीति थी, जबकि कांग्रेस उस मामले में शायद राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आसपास ही उस दिन सिमट करके रह गई थी। बिल्कुल आखिरी दिनों में जो कैंपेन हुई है, आपको नहीं लगा कि चाहते लोग ये थे कि येदुरप्पा वर्सेस सिद्धारमैया बन जाए, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई और बीजेपी इसको राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने में सफल हो गई? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब चुनाव शुरू हुआ था उसमें शुरुआत में येदुरप्पा वर्सेस सिद्धारमैया का जो है एक तरह से नैरेटिव सामने आया था। चलते चलते प्रधानमंत्री वर्सेस सिद्धारमैया का नैरेटिव बन गया। जब प्रधानमंत्री को लगा और बीजेपी को लगा कि प्रधानमंत्री वर्सेस सिद्धारमैया वाला नैरेटिव जो है बीजेपी के एडवांटेज पे नहीं आ रहा, तो बीजेपी ने अपनी रणनीति थोड़ी बदली और जो राहुल गांधी की जो लूज स्टेटमेंट थी उसको पकड़कर राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी नैरेटिव बना दिया, जिसके कारण उनको लगा कि अब जो है उनकी जीत हासिल हो सकती है। क्योंकि जब तक सिद्धारमैया वर्सेस नरेंद्र मोदी नैरेटिव था तो रीजनल प्राइड वर्सेस नेशनल या नॉर्थ इंडियन पार्टी के उसका बन रहा था और इनको ज्यादा बीजेपी को एडवांटेज नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे आपने भी बोला, बीजेपी ने जब स्ट्रेटजी बदली तो उसका उनको फायदा हुआ, थोड़ा बहुत फायदा हुआ। हम बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछेंगे कि कितना फायदा हुआ, कैसा फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। लेकिन आंचल, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जो आंकड़े आपने पढ़े हैं उससे किसी आंकड़े को लेकर आपको आश्चर्य हुआ, खासकर लिंगायत समुदाय को लेकर?
लिंगायत समुदाय की अगर बात की जाए दीपक, तो 17 से 19% अगर इसकी हम माने कि टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन है और इन्फ्लुएंस के एरिया 120 सीटें हैं, तो सीटों में कितना ट्रांसलेट होता है ये हमें जरूर देखना होगा दीपक। लेकिन यहां पर 71% इंटैक्ट रहना, तो कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की कोशिश की गई थी, ये माना जा रहा है कि अगर थोड़ा सा भी 3 से 4% भी ये वोट शेयर जो है वो कांग्रेस के खाते में अगर चला जाता है, बिकॉज कांग्रेस हैड नथिंग टू गेन इन इट, और अगर थोड़ा सा भी गेन होता है तो वो कांग्रेस के लिए फायदे वाली ही स्थिति है। क्योंकि खास तौर से हमें इसे एक कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा दीपक, अगर लिंगायत और वोकालिंगा एक ओवरऑल बहुत बड़ी परसेंटेज आ जाती है कर्नाटक में, तो बाकी के जो बैकवर्ड्स हैं, खास तौर से सोशल इंजीनियरिंग अगर सिद्धारमैया की मानी जाए, जो अहिंदा एक तरह से उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, जो वोट बैंक था जिसमें माइनॉरिटीज, दलित, बैकवर्ड, जिनके लिए इंदिरा कैंटीन की बात की गई, जिनके लिए भाग्य योजनाओं की बात की गई, तो कहीं ना कहीं ये अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट की पूरी बैटल भी नजर आ रही थी। तो अगर फायदा होता है अपर कास्ट का 3 से 4% भी, तो हमें देखना होगा कि 2013 के मुकाबले क्या कांग्रेस इसमें डेंट कर पाई है, क्या लास्ट मिनट पे ट्रम्प कार्ड जो सिद्धारमैया ने करने की कोशिश की वो हो पाया या नहीं हो पाया है। लेकिन यहां पर यह भी क्लियर है कि जो बाकी का जो अहिंदा वोट बैंक है, हमें नीतीश कुमार की याद दिलाता है जैसे महादलित उन्होंने क्रिएट किया था, वो वोट बैंक लगभग इंटैक्ट जरूर है, लेकिन इसमें अच्छे खासे गेन्स यहां पर बीजेपी ने किए हैं। शायद ये सबसे बड़ी वजह है। कास्ट इक्वेशंस को देखें जहां पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नहीं नजर आ रही है और बीजेपी थोड़ी सी अहेड जरूर नजर आ रही है इस इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है आंचल, आपका एनालिसिस से मैं मोटे तौर पर सहमत हूं, लेकिन एक चीज का विश्लेषण मैं और करना चाहता हूं, और वो चीज ये है जिसके लिए मैं पंकज वोरा जी के पास जाऊंगा। पंकज वोरा जी, एक नैरेटिव बीजेपी हर इलेक्शन में तैयार कर लेती है। अभी भी नैरेटिव तैयार हुआ, एक तरफ विकास की बात हुई, दूसरी तरफ राहुल गांधी पर अटैक हुआ, और तीसरे नैरेटिव की अगर बात करें तो जिन्ना की तस्वीर एकाएक लोगों को पता लग गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये लगी है। ये नैरेटिव कांग्रेस क्यों नहीं बना पाती अपने किसी भी पक्ष में? देखिए, वो तो कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन आपको बता पाएगा, लेकिन हाँ, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रहती है, जो नैरेटिव रहता है, वो कई मुद्दे ऐसे उठाते हैं इलेक्शन के टाइम पे जिससे जो पोलराइजेशन वेरियस कम्युनिटीज के अंदर हो वो कंप्लीट हो जाए, और उसपे जो उस पोलराइजेशन के चलते जो उनकी खिलाफत करते हैं उनको वो एंटी नेशनल बताते हैं, और जो उनके साथ चलते हैं उनको नेशनलिस्ट फोर्सेस बताते हैं। और जो है कि इस चीज में बीजेपी की स्पेशलाइजेशन है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई ऐसा शगुफा छोड़ा जाता है जिससे जो है पोलराइजेशन की तरफ पूरी वो रहती है। इस बार भी कर्नाटक के इलेक्शन में भी योगी आदित्यनाथ कोस्टल एरियाज में ट्रेवल किए, उसके बाद जो कर्नाटक में बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम था कि हनुमान जी जो है वो कर्नाटक से आए थे, और जो है कि उसके बारे में प्रचार हुआ, और एक इलेक्शन में टीपू वर्सेस हनुमान जी बनाने की कोशिश की गई। तो ये जो है कि, लेकिन जो आजकल जो लोग अब चाह रहे हैं 4 साल बीजेपी के रूल के बाद, लोग चाह रहे हैं कि इन बातों के अलावा परफॉर्मेंस के ऊपर भी थोड़ा तवज्जो देना चाहिए। जो है कि मैंडेट हासिल करना एक बात है, और जो एबिलिटी दिखाना, गवर्नेंस दिखाना, वो दूसरी बात है। उसमें जो है बीजेपी से लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये इमोटिव इश्यूज, ये जो जज्बाती इश्यूज को उठाने के बाद, रिलीजियस इश्यूज को उठाने के बाद, परफॉर्मेंस इश्यूज के ऊपर वापस। डीयू के प्रवक्ता हैं वो मेरे साथ बैंगलोर से जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। आपको ऐसा लग रहा है पोल्स के मुताबिक कि आपको जेडीएस के साथ जाना पड़ेगा। अब मुझे आप बताइए, आप जेडीएस के साथ जाने को तैयार है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो तारीफ कर चुके हैं देवेगौड़ा जी की। दीपक जी, ये एग्जैक्ट पोल आए हैं और अभी तक मेरे जानकारी में लगभग 5 पोल आ चुके हैं। 5 पोल में एक सर्वे दिखा रहा है कि कांग्रेस को बहुमत मिल रही है, 2 सर्वे ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रही है, और 2 सर्वे ये दिखा रहे हैं कि वहां हंगे से मिली है। मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए ये एग्जैक्ट पोल है और ये एक डायरेक्शन को दिखाते हैं, दिशा को दिखाते हैं। मैं इसको वहां से तुलना करूंगा कि 2013 में जो हमारी पोजीशन थी कर्नाटका में, 2013 में हमारे पास 44 सीट थी और कांग्रेस के पास 122 सीटें थी, और आज ये सारे इंडेक्स आपको दिखा रहे हैं जिसमें 2 हमें सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, 2 हमें जो है हंग असेंबली में बढ़त की ओर दिखा रहे हैं,
वो भी ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक की जनता अपना समर्थन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इसीलिए तो आप इतनी बड़ी सीटें लेकर आए हैं। लेकिन आपकी मजबूरी कि आप बहुमत से कम आ रहे हैं। हमारे एग्जिट पोल की बात की जाए तो आप 102 से 108 हैं, यानी बहुमत से आप 6-7 सीटें कम हैं। ठीक है, 5 से 6। ये तो अभी जब इंडिकेशन ये दिखलाता है, आज यदि आप एग्जिट पोल पर ही यदि सरकार बनाए तो बात अलग है। मैं एग्जिट पोल पे नहीं बता रहा हूं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिकेशन जो है ये दिखा रहे हैं और एयर ऑफ मार्जिन उसमें होते ही हैं। स्वाभाविक तौर से ये इंडिकेशन ये दिखा रहे हैं कि हम बहुमत के करीब हैं, बहुमत के पास है। और निश्चित तौर से आप ही के यहां आपको देखिए, बीजेपी 102 से 110 ये एवरेज है, इसमें 112 में वहां पर सरकार है। मैं समझता हूं कि 2 सीटों का आप डिफरेंस दिखा रहे हैं। वो कुछ स्थिति आएगी तो उस समय क्या परिस्थितियां बनती हैं वो सारे हिसाब से निर्णय होंगे। लेकिन मैं एक बार दीपक जी कहना चाहता हूं कि ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस के प्रति पूरे देश में जिस ढंग से कांग्रेस निरंतर हार रही है, कर्नाटक की जनता भी उनके भ्रष्टाचार, कुशासन, वहां की कानून व्यवस्था, इन सारे चीजों के प्रति कांग्रेस के अगेंस्ट पोल कर रही है और कांग्रेस को वहां से हटाना चाहती है उनके बैड गवर्नेंस के कारण से। और वहां पर हमको वहां लाकर विकास के रूप में हमसे आशा कर रही है कि ये आएंगे और निश्चित रूप से हमें विकास का रास्ता दिखाएंगे। जहां तक मैं बोरा साहब का भी सुन रहा था, मैं केवल इतना सकूं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, लेकिन ये जो सारे मुद्दे हैं इसकी शुरुआत कहां से होती है? आप इस चुनाव का प्रारंभ देखिए। मैं उस पर आऊंगा। ये दूसरा मुद्दा है जो पंकज जी ने उठाया। मैंने भी इस सवाल को उठाया था, अलग फॉर्म में उठाया था। सैयद शाहिद मेरे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं। शाहिद साहब, मैं आप जेडीएस से जुड़े हुए हैं। जनता दल सेक्युलर जो कि एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है, कुमार स्वामी उनके बेटे उसको चलाते हैं, वो एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और सीधे मैं चलता हूं सैयद शाहिद के पास। शाहिद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको ये 30, 35, 40 से ज्यादा कोई आगे बढ़ा नहीं रहा है, तो क्या लड़ी आपकी पार्टी? आप तो बहुमत का दावा कर रहे थे, आप क्या क्या कर रहे थे? मुस्लिम आबादी तक ने आपको वोट नहीं दिया, उसने कांग्रेस को इन मास वोट दे दिया। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जिट पोल है, मेरे हिसाब से हम इसमें बिलीव नहीं करते सर। देखिए सर, मैं खुद कर्नाटक के 80 से 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम खुद जाके देख के आए हैं, आ चुके हैं, काम कर चुके हैं पिछले 2-3 महीनों से। हमको पता है कि कर्नाटक की आवाम क्या चाहती है। हम खुद पर्सनली देख चुके हैं। ये एग्जिट पोल में मैं आपको बता दूं कि हम बिलीव नहीं करते। ये कांग्रेस और बीजेपी जो पिछले 10 सालों में किया है, लोगों को पता है। इसके साथ हम नहीं है सर। एग्जिट पोल जो आप बता रहे हैं, अब 2 दिन और इंतजार करेंगे, 15 तारीख को देखेंगे कौन कितने नंबर लेगा। लेकिन जरूरत पड़ी तो बीजेपी को समर्थन दे देंगे आप या कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। देखिए सर, मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसा जरूरत पड़ी तो हम कर्नाटक के विकास का, जो कर्नाटक का विकास चाहता है, हम उसके साथ जाएंगे। मतलब प्रेस रिलीज आपकी तैयार है? नहीं, अभी इसकी कुछ जरूरत नहीं है। 15 तारीख को पता चलेगा कि क्या होने वाला है, तो अभी इसकी कुछ जरूरत नहीं है। देवेगौड़ा जी की पार्टी उसके साथ जाएगी जो विकास करेगी, और कौन सी पार्टी ये कहती है कि हम विनाश करने वाले हैं? के शर्मा जी हंस रहे हैं इसी बात पे, इसी मजाकिया बात पर। सबसे आखिरी में ये पोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा भरोसा है कि हम लास्ट तक डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ही उसको एनालाइज करने का काम करते हैं। तो कुछ चंद पलों का इंतजार और है, और चंद पलों के इंतजार के बाद हम आपको दिखाएंगे इंडिया न्यूज और टुडेज चाणक्य का डाटा। अब आपसे पहले मैं सबसे जानना चाहूंगा, इस असेंबली को देखकर आप क्या कहते हैं जी? एक में कांग्रेस है, एक में बीजेपी है, एक में हंग है। देखिए दीपक जी, एक बात समझ लीजिए, मैंने एक माह व्यतीत किया है और पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं मैं कि पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ये प्रश्न किया कि बताइए उन 6 रीजन में से कौन से आपके प्रभाव का रीजन है
जो मैंने वहां महसूस किया, एक तो मुंबई कर्नाटका और कोस्टल रीजन, मुंबई कर्नाटका की 50 सीटें हैं और कोस्टल रीजन की 21 सीटें हैं, वहां थोड़ा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का है। उसके अलावा बेंगलुरु रीजन की 36 सीटें हैं। उसके एक जो महत्वपूर्ण और फैक्टर है कि हैदराबाद कर्नाटका रीजन है, वहां तो कम से कम 12-13 सीटों पर बड़ा रिवोल्ट है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से जो माइग्रेटेड लोग हैं जो कर्नाटका में रहते हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है। तो मुझको ऐसा लगता है कि साउथर्न कर्नाटका जो ओल्ड मैसूर रीजन था उसका हार्ट है वो भी कांग्रेस के साथ है, बेंगलुरु रीजन भी कांग्रेस के साथ है, और मोटे तौर पर किए हुए काम को अच्छा प्रतिसाद कर्नाटका की जनता दे रही है। इन दो क्षेत्रों में वो भी थोड़ा सा पोलराइजेशन करने में ये किसी हद तक कामयाब हुए। तो मैं 70 से अधिक 65 से 70 से अधिक सीटें नहीं मिलने वाली। एक और बड़ा प्रश्न, ये जो बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाया जा रहा है जेडीएस को, विश्वास हुए तो मैं 70 से अधिक 65 से 70 से अधिक सीटें नहीं मिलने वाली। एक और बड़ा प्रश्न, ये जो बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाया जा रहा है जेडीएस को, विश्वास रखिए उतना बड़ा आंकड़ा जेडीएस का वहां पर है नहीं। मैं मानता हूं कि 15 से 16 सीटों से ज्यादा उनका प्रभाव नहीं रह गया है और कांग्रेस के पक्ष में वो बड़ा मतदान हुआ है। इसीलिए मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ कर्नाटका में बनने जा रही है। दीपक जी देखिए, अभी कांग्रेस के मेरे वरिष्ठ प्रवक्ता बहुत पूछ रहे थे कि आपका वहां कहां पे प्रभाव है। शायद वो पिछला कुछ आंकड़ा भी अध्ययन किए या नहीं किए मुझे नहीं पता। आपने देखा होगा 2014 का रिजल्ट था। 2014 में हमने कर्नाटका में 17 लोकसभा सीटें जीती और कांग्रेस की वहां पर कुल संभव शायद 9 सीटें। यदि 17 लोकसभा सीटों को मिला ले तो 132 सीट होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए, और ये भी इनको विचार करना चाहिए कि 2008 में हमने वहां पर सरकार बनाई थी और हमको वहां पर 110 सीटें मिली थी। ये भी फैक्ट्स है। उस समय कांग्रेस को वहां 80 सीटें मिली थी और वोट में परसेंट में आप ज्यादा थे, 33%, तब भी 35% पर हम थे, लेकिन आप 30 सीट कम थे। 80 सीटें हमको मिली थी वहां, ठीक है ना। तो आप 110 से 30 सीट कम। और लोकसभा जब 2013 हुआ उसके महज 2013 के एक साल के अंदर 13 के विधानसभा का जिक्र नहीं किया आप। हाँ, 13 के विधानसभा का जिक्र करके मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो एक सेगमेंट जो बताना चाह रहे हैं कि वो कर्नाटका है, वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई वो ही नहीं है सुनने वाला, आप इसको पीछे जाइए और थोड़ा समझिए कि जहां पर 110 सीट हमें मिलती हो और जहां हमको 17 लोकसभा सीटें हम जीतते हो, वहां पर हमारे लोग नहीं है, प्रभाव के लोग नहीं। चुनाव में यही गलतफहमी। मैं जिसको आपने मुख्यमंत्री एक मिनट अभय जी, आपने बोला, मुझे बोलने दीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि आप इस गलतफहमी में रहिए, हमें बड़ी प्रसन्नता है। और यही गलतफहमी आप पाल के बैठे थे। आपको लगता था वहां पर कि हम जो है शुरुआत में किस ढंग से वहां हम धर्म का कार्ड खेलें, किस ढंग से हम वहां तुष्टीकरण का कार्ड खेले, और वो आप सबका सारा कुछ आपने किया और जनता इसी को वहां पर समझ गई कि आप देश को विकास के काम नहीं है। अरे आपने क्या कार्ड नहीं हमने खेला? शर्मा जी आपने हमने एक बुक पब्लिश की, सुनिए, हमने कही कि 165 हमने वादे किए थे कर्नाटक की जनता से, मेरे को बोलने दीजिए। 158 पूरे किए। आप इतने उतावले हो जाते हैं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि आपने वहां क्या कार्ड नहीं खेला। आपने वहां लिंगायत को अलग धर्म बनाने की बात की, आपने अलग झंडा का वहां पर सगुफा छोड़ा, आपने कन्नड़ अस्मिता की बात करते हुए वहां के बोर्डों को आपने पेंट हिंदी के उसको और अंग्रेजी के बोर्डों को पेंट करा के कन्नड़ में करवाने की कोशिश की। आपने पीएफआई और एसडीएफआई से समझौता करके उनके आतंकी जो गतिविधियों में सम्मिलित लोग हैं उनके ऊपर से आपने तुष्टीकरण के लिए केवल आपने उनसे केसेस वापस कराने की बात की। तो आप लगातार ये जो कार्ड खेल रहे थे, ये जनता वहां भरपूर आपको समझ रही थी कि आपके पास 5 साल में विकास के काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है, और आप वहां की जनता को केवल इसमें उलझाकर और इस तरह से आप जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने इसी को पकड़ा और इस समय, और यही कारण है कि आपके मुख्यमंत्री को भी 2-2 जगह से चुनाव लड़ना पड़ा इस अविश्वास के साथ कि वो उसमें कि हम चुनाव शायद में न जीत पाऊं। तो ये सारी स्थिति आपके वहां है। और यही बात, और यदि मैं केवल मात्र दीपक जी कहूं कि इसको यदि समझना हो तो जो अंतिम दिन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे, आपने भी आपने चैनल में चलाया,
सुबह एक 10 साढ़े 10 बजे राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अमित शाह जी ने, और एक अमित शाह जी ने किया था। राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं दावे से कहता हूं उसमें उन्होंने मुद्दे क्या लिए। एक कर्नाटक का भी मुद्दा लिया हो, उसमें मेरी माँ इटालियन है लेकिन पूरा जीवन भारत में बिताया, मेरी माँ किसी अन्य भारतीयों के मुकाबले ज्यादा भारतीय है, मेरी माँ ने इस देश में कुर्बानी दी, बीजेपी हिंदुत्व का मतलब नहीं समझती, दलित के मुद्दे को क्यों नहीं उठाते, मोदी जी के अंदर काफी गुस्सा है, मोदी जी मुझे चुनौती के तौर पे लेते हैं। मतलब उनके जितने वो थे केवल विलाप, मोदी जी को कोसना और सरासर झूठ परोसना, यही काम उनका था। एक काम उन्होंने कर्नाटका की जनता का बताया होता कि 5 साल में हमारी सरकार ने ये काम किया। देखिए 30 सेकंड आपको, क्योंकि मेरे को मैं 30 सेकंड में समाप्त करूंगा। राहुल गांधी जी ने प्रश्न ही लिए पत्रकारों के सिर्फ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जानते हैं आप, ये सारे प्रश्न बोलने के लिए कुछ था। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, पूरी पुस्तिका हमने निकाली, हमने मातृपूर्णा योजना से लेकर एग्रीकल्चर कॉरिडोर तक सारे अपने काम गिनाए। आप तो आज भी एक घोषणा पत्र का आपका प्रॉमिस नहीं गिना सकते। डिलीवरेबल्स तो दूर है, सारे नेता येदियुरप्पा के खिलाफ पिछले चुनाव में हस्ताक्षर अभियान करते थे, ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को हटाइए, उन्हीं रेड्डी साहब का बयान भी बता दीजिए, नागरिकों के भाग्य की योजना पर बयान बता दीजिए। और आपने क्या किया, हमारे मुख्यमंत्री 11 कंपनियों में कर्नाटक के संसाधनों को ट्रांसफर करने का काम किया, इसलिए जनता ने नकार दिया आपको। मुझे एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी गए थे, कोई बड़ा प्रॉमिस किया कर्नाटका से? हम तो अपेक्षा कर रहे थे। आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, 15 तारीख को दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, देखिए 15 तारीख को बहुत अच्छी, एक 10 सेकंड दीजिए। मैं आजाद भारत में पहली बार हुआ कि एक राजनीतिक दल जेडीएस कहता है कि साहब हमारे बगैर ताला खुलने वाला नहीं, पूर्ण बहुमत की बात नहीं करता है सरकार बनाने की। और एक राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जो वो कहती है कि ये ताला इन्हीं की चाबी से हम खोलने वाले हैं। विश्वास रखिए, 15 तारीख को दोनों की जोरों पर ताले होंगे और मैं आपके साथ बैठा रहूंगा। प्रोपेगेंडा और झूठ, यही झूठ क्या? ये तो आप कह रहे हैं आज के सर्वे बहुमत पर सरकार बनाएंगे, बहुमत, और ये जो अंदर बहुत दूर है। आप कहने वाले साहब ने सही बोला है, मुख्यमंत्री। अरे सपना देखना छोड़ दीजिए, क्षेत्र वाइज बताया, सपना देखना छोड़ दीजिए। अभय सैयद साहिब जी भी है, जेडीएस के स्पोक्स पर्सन है, इनसे पूछते हैं कि भाई आपने कह दिया कि ताला चाबी, आपने बोल दिया कि अलीगढ़ में एक तो विवाद हुआ जिन्ना को, और अलीगढ़ के ताले की चाबी आपके पास है, यानी सत्ता की चाबी आपके पास है। देखिए सर, सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त कह रहे थे अभी कि हम कर्नाटक में सिर्फ 16 सीट लेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, शायद आप सपना देख रहे हो, शायद आप जाग जाओ। अभी जगे हुए हो, अभी देखिए 16 सीट कौन लेगा, कौन नहीं लेगा, कौन कितने सीट लेगा। हाँ, मैं कहना चाहूंगा, दो दिन का टाइम है, आप देखिए कौन कितने सीट लेंगे, आप देखिए, आप इंतजार कीजिए। आपको क्या मालूम है, आप दिल्ली में बैठ के क्या बात करेंगे कर्नाटक के बारे में? बिल्कुल ठीक है, आपने पूर्ण बहुमत आएगा, ये आज तक हमने 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में ग्राउंड वर्क काम किया, हमको पता है। भी कहता है कि मुझे पूर्ण बहुमत मिलेगा, लेकिन आपने और भारतीय जनता पार्टी ने कभी क्लेम नहीं किया एक दूसरे क्या कह रहे हैं आप अभय जी? झूठ के झूठ बोले जा रहे हैं आप। और हमारे राष्ट्रीय जब हो गए चुनाव, आप ये कह रहे हैं, यही कहता हूं मैं, आपके अंदर जो है चोर बसा हुआ है, आप लोग के अंदर झूठ बसा हुआ है। अब हो गया शर्मा जी, हो गया, सारे वोट डल गए, आप चिंता व्यथित नेशनल पार्टीज के अंदर है, पूरा जीवन जो है राहुल गांधी का इसी में बर्बाद हो रहा है। नेशनल पार्टी आप झूठ बोल रहे हैं, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बर्बाद कर रहा है, इस पर हम बहस करने के लिए नहीं है, हम सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर यहाँ पर बहस करने के लिए हैं, और मेरे पैनलिस्ट जो है इसका सम्मान रखेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ और सीधे चलता हूँ आंचल के पास। आंचल, मतलब नहीं है, क्योंकि ईवीएम में सबकी किस्मत कैद हो चुकी है, और 5 चैनल्स का सर्वे क्या कहता है, एग्जिट पोल क्या कहता है, पोल ऑफ पोल्स की बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है मेरा बढ़ गया है जी, मुझे लग रहा है मेरा बढ़ गया बीपी। आप भी ठंडा पानी पीजिए फिर। चलिए, अरे आप एग्जिट पोल की बात छोड़िए, आप 2 दिन
आज तक के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो उस जादुई आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। 106 से 118 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, जबकि बीजेपी को 79 से लेकर 92 सीटें मिल रही है। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आज तक पर बनते हुए नजर आ रही है उनके एग्जिट पोल के मुताबिक। जबकि एबीपी में बीजेपी को क्लियर लीड है, 103 सीटें हैं, कांग्रेस को 93 सीटें हैं, जेडीएस को 25 सीटें हैं। जबकि टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल कहता है 97 सीटें बीजेपी को हैं, 91 सीटें कांग्रेस को हैं, 32 सीटें जेडीएस को हैं, यानी कि ये भी हंग असेंबली है। रिपब्लिक का पोल कहता है, एग्जिट पोल कहता है बीजेपी 95 से 114 सीटें ले रही है, यानी कि वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि 73 से 82 सीटें कांग्रेस के पास आ रही हैं, जबकि जेडीएस के पास 32 से 43 सीटें हैं। जबकि इंडिया टीवी का एग्जिट पोल कहता है 87 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल रही है, 97 जो है वो कांग्रेस को सीटें मिल रही हैं, जबकि 35 सीटें जेडीएस को मिल रही हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो एक एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहा है, एक एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी की सरकार बना रहा है, जबकि ये 3 बाकी के एग्जिट पोल जो हैं वो हंग असेंबली की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल्स दीपक ना सिर्फ आपका, हमारा बहुत लोगों का बीपी बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी का खास तौर से। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आपसे, ये पढ़ के आप कंफ्यूज या तो नहीं गई? नहीं, मैं कंफ्यूज आए नहीं गई हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने आंकड़ों को जल्दी जल्दी एनालाइज कर सके, लेकिन मुझे लगता है सबसे सटीक हमारा एग्जिट पोल इंडिया न्यूज का चाणक्य का आने वाला है, जो सबसे क्लियरेस्ट पिक्चर देगा, क्योंकि वो सबसे अंत में आ रहा है। वी आर वेटिंग फॉर दैट, दीपक।